हेलो एस्पिरेंट्स, न्यूज़ टुडे के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम 2 जुलाई की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां रही है उनके बारे में चर्चा और विश्लेषण करेंगे। न्यूज़ पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां कौन-कौन सी है। तो हमारी पहली महत्वपूर्ण सुर्खियां है साइट्स के 50 वर्ष पूरे हुए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी है केंद्रीय कैबिनेट ने ईएलआई योजना को जो मंजूरी प्रदान करी है उसके प्रावधानों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा है अनुसंधान विकास और नवाचार आरडीआई योजना जो हाल ही में घोषित की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा हमारा महत्वपूर्ण न्यूज रहेगा 3 आपराधिक कानून जो है उनको लागू करे हुए 1 वर्ष हो गया है, उनके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। और पांचवी हमारी महत्वपूर्ण खबर रहेगी राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के बारे में। इसके साथ ही हम कुछ अन्य संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के बारे में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में, प्रोजेक्ट 17A के बारे में, ठीक है, ऑपरेशन मेलन के बारे में, टर्बियम, मड वोल्केनो, और इसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे जो एक सुर्खियों में महत्वपूर्ण स्थल है थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। आइए हम बात करते हैं हमारी पहली महत्वपूर्ण खबर की। हमारी पहली महत्वपूर्ण खबर है साइट्स के 50 वर्ष पूरे। साइट्स अगर बात करें तो क्या है, ये साइट्स एक समझौता है, एक कन्वेंशन है जो संकटनापन्न प्रजातियां होती है उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, ठीक है। और 1963 में पहली बार IUCN के तत्वाधान में ये बात उठी थी और 1975 में साइट्स का जो समझौता था उसको लागू किया गया था और ये अपनी तरह का पहला एक समझौता था वैश्विक स्तर पर। आइए इसके बारे में हम लोग और विस्तार से बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं। अगर हम लोग बात करें साइट्स के उद्देश्य की कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए एक ये ना स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। स्वैच्छिक का अर्थ ये होगा कि स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय समझौता, इसका अर्थ ये है कि जो देश इसको चाहे वो लागू कर सकता है या फिर नहीं लागू कर सकता, ये सब पे बाध्यकारी नहीं। जो देश इसको रेक्टिफाई करेगा वही उस पे ही इसके प्रावधान लागू होंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि वन्य जीव और पादप का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसको नियंत्रित करना, ताकि जो उन जो जातियां, जो प्रजातियां हैं और जो पादप है उनका जो अस्तित्व है उस पर खतरा ना रहे या उस पर अस्तित्व पे खतरा ना मंडराए आने वाले भविष्य में। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कैसे इसको नियंत्रित किया जाता है। तो जो भी पादप और वन्य जीव होते हैं उनका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसके लिए एक लाइसेंसिंग प्रणाली होती है जिसमें उनका आयात, निर्यात या पुनर्निर्यात को नियंत्रित किया जाता है। अब हम लोग बात करें कि जो साइट्स है इसका सचिवालय कहाँ है और कौन देखता है। तो साइट्स के सचिवालय की अगर बात करें तो इसका सचिवालय जो है वो जेनेवा में स्थित है, ठीक है। और जो इसका सचिवालय जो काम करता है वो यूनेप यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में काम करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस जो साइट्स है इसको तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता कौन प्रदान करता है। तो जो इसका सचिवालय देखता है यूनेप, वही इसको तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब अगला अगर हम लोग बात करें साइट्स के बारे में कि साइट्स में कौन कौन से पक्षकार शामिल है, तो साइट्स में पक्षकारों या कौन कौन सी पार्टी शामिल है, तो टोटल अगर बात करें तो 185 देश या फिर कुछ क्षेत्रीय संगठन जो है वो साइट्स के अंतर्गत शामिल है। भारत ने भी 1976 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि करी थी, तो भारत इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। 1975 में ये साइट्स कन्वेंशन लागू हुआ था, भारत ने इसकी अभिपुष्टि करी थी 1976 में, ठीक है। अब साइट्स के जो पक्षकार हैं उनके ऊपर ये समझौता की अगर बात करें तो ये एक तरह से कानूनी रूप से तो बाध्यकारी होता है, परंतु जो राष्ट्रीय कानून होते हैं उसका स्थान नहीं लेता है। इसका अर्थ ये हुआ कि साइट्स के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जो भी देश इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि करता है वो अपने राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना सकता है, ठीक है। अगला हम लोग बात करें कि इसमें जो सम्मेलन होते हैं साइट्स के उनको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इस साइट्स के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, उस पर निर्णय लेने वाला एक सर्वोच्च निकाय होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी 1981 में COP 3 जो हुआ था साइट्स का, उसकी बैठक आयोजित हो चुकी है।
तो ऐसा नहीं है कि साइट्स की बैठक भारत में आयोजित नहीं हुई, भारत में भी 1981 में कोप 3 की बैठक आयोजित हो चुकी है। अब एक है कि साइट्स का जो ट्रेड डाटाबेस होता है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है वन्य जीवों का और पादपों का, तो उसका जो डाटाबेस होता है वो कौन मैनेज करता है? तो एक तरह से जो साइट्स का सचिवालय है वो इसको मैनेज करता है। इसमें सहायता कौन इसको प्रदान करता है? तो यूनेप जो है, यूनेप का एक वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, वो भी इसको सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब अगला हम लोग बात करते हैं कि साइट्स की प्रमुख पहले क्या क्या है। तो देखिए साइट्स जो है वो लगभग हम लोग बात करें तो 41,000 प्रजातियां जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। उन 41,000 प्रजातियों में जानवर भी शामिल है, यानी कि वन्य जीव शामिल है, और पादप भी शामिल है। अगर कोई पूछे कि पादप ज्यादा है जानवर या वन्य जीव ज्यादा है, तो 41,000 में से पादपों की संख्या ज्यादा है। एक मोटा मोटा आंकड़ा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब एक साइट्स के अंतर्गत एक माइक कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब ये माइक कार्यक्रम क्या है? देखिए माइक कार्यक्रम जो है ये 1997 में जिम्बाब्वे के हरारे में कोप 10 हुआ था, वहां पे इसको शुरू किया गया था, या वहां पे इसका प्रस्ताव लाया गया था। इसके तहत यह बोला गया था कि जो अफ्रीका है और एशिया है उसमें जो हाथियों का अवैध शिकार किया जाता है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं या फिर अवैध शिकार जो है उसकी निगरानी करने के लिए माइक कार्यक्रम लाया गया था। तो माइक कार्यक्रम के बारे में सीधा सा हो गया कि एशिया और अफ्रीका में जो हाथियों का अवैध व्यापार होता है उनकी निगरानी करना। ठीक है, और अन्य पहलों की अगर हम लोग बात करें साइट्स के अंतर्गत जो की जा रही है वो ये है, वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ एक बनाया गया है जो कि 2010 में बनाया गया था। एक और बात करें साइट्स ट्री स्पीशीज प्रोटेक्ट जो कि 2024 में बनाया गया था। अब साइट्स के अंतर्गत कौन कौन सी परिशिष्ट है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए साइट्स के अंतर्गत जो पादप और वन्य जीव है उनको लेके उनकी सुरक्षा का स्तर क्या है, इस आधार पर 3 परिशिष्ट में बांटा गया है। पहले परिशिष्ट की अगर हम लोग बात करें तो पहले परिशिष्ट में वो प्रजातियां शामिल है जो कि लगभग लुप्त होने के कगार पर खड़ी हुई है। अगर वो लुप्त होने के कगार पर खड़ी हुई है तो उनका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो लगभग एक तरह से उसको बंदी किया गया है। कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रदान की जाएगी उन प्रजातियों की। दूसरा परिशिष्ट जो है इसका, उसके अंतर्गत यह बात की गई है कि जो ऐसी प्रजातियां इसमें शामिल है जो कि वर्तमान में तो लुप्त प्राय नहीं है, परंतु अगर उनका व्यापार जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार उसको नियंत्रण नहीं किया गया, उसको नियंत्रित नहीं किया गया, तो भविष्य में वो लुप्त प्राय हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो सुरक्षा का स्तर सबसे पहला किसमें ज्यादा? परिशिष्ट 1 में, फिर दूसरे में। अब तीसरे में क्या है बात करते हैं। तीसरे में वो प्रजातियां शामिल है जिन्हें कम से कम एक देश में माना गया है कि एक देश में संरक्षित है, एक देश ने उसको उस प्रजाति को संरक्षित घोषित किया गया है, और अन्य देश जो हैं साइट्स के जो सदस्य अन्य देश हैं वो देश जिसने संरक्षित घोषित किया गया वो ये चाह रहा है कि आप भी इन प्रजातियों का जो व्यापार है उसको नियंत्रित कीजिए। ठीक है, तो सुरक्षा के स्तर के आधार पर साइट्स की 3 परिशिष्ट है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब बात करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है हमारी, केंद्रीय कैबिनेट ने ELI योजना को मंजूरी प्रदान की। ELI का अर्थ है रोजगार से संबंध प्रोत्साहन योजना। देखिए इस योजना के अंतर्गत ये है कि जो रोजगार है, कौशल विकास है और अवसर है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो योजना लागू की गई है ये केंद्रीय बजट जो 2024-25 था उसके तहत प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं का एक पैकेज था, उसको लेके इस योजना की घोषणा की गई है। अब इस योजना की अगर हम लोग बात करें कि इस योजना को कौन सा मंत्रालय देख रहा है, तो मंत्रालय अगर रोजगार से संबंधित है तो कौन सा मंत्रालय देखेगा? श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगर इस योजना के अंतर्गत कुल परिव्यय या कुछ कितना व्यय सरकार करेगी उसके बारे में अगर बात करें तो 2 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इस पे व्यय किया जाएगा। लक्ष्य क्या है इस योजना का? लक्ष्य ये है कि 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है या फिर समर्थन करना है रोजगार सृजन के लिए। ठीक है, जिसमें से 1.92 करोड़ जो होगी, जो नौकरियां होंगी
वो पहली बार रोजगार में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके लिए होंगे। मतलब जो फर्स्ट टाइम जो किसी भी नौकरी को करने वाले उनके लिए 1.92 करोड़ होगी। ठीक है, अब उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जैसे शुरुआत में मैंने बताया, उद्देश्य यही है रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार योग्य बनने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करना, खास कर की विनिर्माण क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा रोजगारों का सृजन होता है। अब इस योजनाओं के अगर भाग की बात करें तो इस योजना को मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग की हम लोग बात करें, पहला भाग किसके लिए है? उन कर्मचारियों के लिए जो कि पहली बार रोजगार से जुड़ रहे हैं, जिसकी संख्या मैंने आपको अभी बताई थी 1.92 करोड़। इसमें अगर बात करें भाग ए में तो पात्रता क्या होगी? पात्रता यह होगी कि ईपीएफओ जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उसमें पहली बार पंजीकृत कर्मचारी, साथ साथ में उसका जो वेतन है वो 1 लाख रुपया प्रति माह से कम हो। ठीक है, प्रोत्साहन राशि उसको कितनी प्रदान की जाएगी? जो कर्मचारी पहली बार नौकरी करना आएगा उसको प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी? देखिए 1 माह के वेतन का ईपीएफ वेतन मतलब मैक्सिमम जो पैसा प्रदान किया जाएगा वो 15,000 रुपए उसको प्रदान किया जाएगा, जो कि 2 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। पहली किस्त ये होगी कि देखिए अगर उसने नौकरी करी और अगर वो 6 महीने तक लगातार नौकरी कर रहा है तो उसको पहली किस्त प्रदान की जाएगी। उसके बाद दूसरा किस्त जो है उसको प्रदान की जाएगी कि 12 महीने तक लगातार नौकरी कर रहा है, साथ साथ में उसने वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम जो है वो भी पूरा कर लिया है, तो फिर उसको 15,000 में से जो भी पैसा उसको मिल रहा है उसकी दूसरी किस्त उसको प्रदान कर दी जाएगी। बचत का प्रावधान इसमें किया गया है, वो कैसे किया गया है? जो ये 15,000 तक की राशि प्रदान की जाएगी, इसमें ये बोला है कि कुछ पैसा जो है वो लॉक इन पीरियड के साथ आएगा कि आप सारा पैसा नहीं निकाल सकते। सारा पैसा नहीं निकाल सकते तो इससे क्या होगा कि बचत जो होगा उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि जो एम्प्लॉय है उसको जो प्रोत्साहन राशि मिल रही है उसको पूरी तरह से खर्च कर दे। लाभार्थी कौन होंगे? लाभार्थी जैसे कि बात करें हमने अभी, कि जो पहली बार नौकरी पा रहे वो लाभार्थी होगा, और उसको भुगतान किस प्रकार प्रदान किया जाएगा? आधार ब्रिज भुगतान जो प्रणाली है उसके माध्यम से उसको भुगतान प्रदान किया जाएगा। अब जो इस योजना का भाग बी है उसके तहत नियोक्ताओं के लिए क्या क्या प्रोत्साहन रखा है जो एम्प्लॉय देंगे। ठीक है, उनके लिए बोला है कि कौन कौन से क्षेत्र की बात करें। क्षेत्र देखिए सभी क्षेत्र होंगे, परंतु विशेषकर फोकस जो होगा वो विनिर्माण क्षेत्र पर होगा, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र ही सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान कर सकता है। ठीक है, पात्रता क्या होगी उन कंपनियों के लिए, रोजगार प्रदाताओं के लिए? उनके लिए पात्रता यह होगी कि वो ईपीएफओ में पंजीकृत हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरी कर। क्या क्या शर्त पूरी कर रही हो? कम से कम वो 2 अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करे। 2 अतिरिक्त मतलब जितने उसके यहाँ काम कर रहे हैं उससे 2 और नियुक्त करे। साथ साथ में एक और शर्त इसमें रखे, या तो फिर 2 को करे या फिर कम से कम 5 को करे, और उसमें पहले से ही कम से कम 50 कर्मचारी काम कर रहे हो वहां पे। ठीक है, ये शर्त इसमें रखी गई कि पंजीकृत हो और कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करें। अब नियोक्ताओं को प्रोत्साहन क्या दिया गया? नियोक्ताओं को यह बोला गया कि 2 वर्षों के लिए आपको 3,000 रुपए तक की राशि प्रति माह हम लोग प्रदान करेंगे। 3,000 रुपए तक की, ना कि 3,000 रुपए। ठीक है, और विनिर्माण क्षेत्र वालों को यह बोला गया कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2 वर्ष की जगह हम लोग 4 साल तक प्रदान करेंगे, परंतु आप रोजगार दीजिए लोगों को। ठीक है, और इसमें रोजगार की अवधि क्या? ऐसा नहीं हो कि जो ये पंजीकृत कंपनियां या फिर रोजगार प्रदाता जो है वो ऐसा कर ले कि नौकरी पे उसने रखा, सरकार से प्रोत्साहन राशि ली और उसको नौकरी से निकाल दिया। ऐसा नहीं होगा। उसको ये बोला गया है कि जो जिसको आप नौकरी पर रख रहे हो, नए कर्मचारी को, उसको कम से कम 6 महीने तक आपको निरंतर सेवा में रखना पड़ेगा। ठीक है, और उस कर्मचारी की वेतन की सीमा क्या रखी गई है? उसको बोला गया कि उस कर्मचारी जिसको आप नया नियुक्त कर रहे हो उसकी सीमा कम से वेतन की सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा आपने हाईली पेड एक एम्प्लॉय रख लिया वहां पे और फिर सरकार से प्रोत्साहन राशि ले लो। उसकी जो वेतन सीमा है वो 1 लाख रुपया प्रति माह से कम होनी चाहिए। रोजगार सृजन इससे होगा लगभग 2.6 करोड़ अतिरिक्त रोजगार या फिर नौकरियां होगी सृजन। और भुगतान कैसे किया जाएगा? जो कर्मचारी होगा उसका जो भी पैन से लिंक्ड खाता होगा उसमें ये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर की। अगली महत्वपूर्ण खबर है अनुसंधान, विकास और नवाचार।
RDI योजना जो है उसको मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए ये जो योजना है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू की गई है और इसका उद्देश्य ये है कि सनराइज, आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक हित और आत्मनिर्भरता वाले ऐसे क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र, सनराइज, आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक हित और आत्मनिर्भरता वाले जो क्षेत्र हैं, उसमें जो निजी क्षेत्र है उसकी भूमिका को बढ़ाना या फिर निजी क्षेत्र जो है उसको अनुसंधान, नवाचार और नई तकनीक में उसकी भागीदारी को बढ़ावा देना। इन 4 क्षेत्रों में इसको लेके ये योजना केंद्र सरकार ने शुरू की गई है और इसकी जो राशि है वो 1 लाख करोड़ रुपए है। आगे बात करते हैं इस योजना में क्या है, क्योंकि इस योजना का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य वो ये है कि हमें अनुसंधान और नवाचार जो है उसमें निजी निवेश को बढ़ावा देना। निजी निवेश को बढ़ावा किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा इसमें, कि या तो निजी क्षेत्र को कम या फिर एकदम शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए, मतलब दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा, या तो उसको डायरेक्टली वित्त पोषण दिया जाएगा या फिर किसी संस्था के माध्यम से, वित्त संस्था के माध्यम से पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की जाएगी। और अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो और इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य देखिए ऐसा है कि ऐसी तकनीक और बदलाव लाने वाली तकनीकी जो है, ऐसी नई या तो एकदम से नई टेक्नोलॉजी होगी या फिर बदलाव लाने वाली तकनीक होगी, उसको वित्त पोषित करना है जो कि एकदम विकास के अंतिम चरण में है और उस व्यवहारिक उपयोग होने के लिए तैयार है वो योजना, मतलब वो तकनीक। ठीक है। दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि जो महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियां हैं उसको हासिल करना है। ठीक है। तीसरा इसमें हुआ कि एक तरह से जो डीप टेक्नोलॉजी फंड है, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना, मतलब जो आधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए या फिर उनके विकास के लिए एक फंड्स ऑफ फंड्स की स्थापना करना भी इसका एक उद्देश्य है। अब हम लोग बात करें इसके, अगर वित्त पोषण की बात करें तो देखिए वित्त पोषण के इसमें 2 चरण बताए गए। वित्त पोषण किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा, तो सबसे पहले तो इसमें यह है कि एक विशेष प्रयोजन निधि यानी कि स्पेशल पर्पस फंड बनाया गया है। ये स्पेशल पर्पस फंड जो है वो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसके अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है। और इसी फंड के माध्यम से जो निजी क्षेत्र है उसको वित्त पोषण किया जाएगा या फिर उसको पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब हल्का सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन है ये क्या है। देखिए अनुसंधान और रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ये एक तरह से 2023 में गठित एक सांविधिक निकाय है जिसको एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। और इसका उद्देश्य जैसे इसके नाम से ही दिखता है, इसका उद्देश्य है कि भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, उसका संवर्धन करना और उसको विकसित करना। ठीक है। इस जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है इसकी स्थापना 2023 में हुई। इससे पहले भी कोई संस्था भारत में काम कर रही होगी जिसका उद्देश्य R&D को बढ़ावा देना था, तो एक संस्था थी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। तो फिर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को ये जो नई संस्था बनाई गई इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कि आगे क्या है इस योजना के अंतर्गत। तो आगे ये है कि देखिए इसमें मतलब इस योजना का क्रियान्वयन किस तरह से होगा या इसमें फंड किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा, इसके लिए रणनीतिक दिशा किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, उसके लिए एक गवर्निंग बोर्ड तय करेगा, जो कि जो नई संस्था बनी है 2023 में उसका गवर्निंग बोर्ड तय करेगा। और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उस गवर्निंग बोर्ड की जो अध्यक्षता करेंगे वो भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करें नोडल विभाग की। अब अनुसंधान और रिसर्च की बात हो रही है तो नोडल विभाग इसका जो होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो भारत सरकार का है वो। ठीक है। अब इस योजना के प्रभावों की बात करें तो प्रभाव क्या होंगे, देखिए जो इसके उद्देश्य थे वही इसके प्रभाव होंगे, यानी कि निजी क्षेत्र जो है उसके पास अनुसंधान और नवाचार करने के लिए जो फंड की कमी होती है उस कमी को दूर करना। अगला इसका उद्देश्य होगा कि जो तकनीकी है, नई तकनीकियां हैं उनको अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और बाकी और भी जो नई और महत्वपूर्ण तकनीकियां आने वाली हैं उनके विकास करने के लिए, उनमें अनुसंधान करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराना, ये इसके 3 प्रभाव होंगे इस योजना। ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने शुरू में बात करी थी कि ये जो सेक्टर है, मतलब ये जो योजना है
उसमें सनराइज उद्योग जो है या सनराइज सेक्टर जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो सनराइज सेक्टर क्या है? देखिए, सनराइज सेक्टर ये है कि जो अभी तो विकासशील अवस्था में है, परंतु भविष्य में उसमें बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो जैसे सेमीकंडक्टर सेक्टर हो गया, ईवी सेक्टर हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा होगी, और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य देखभाल या फार्मास्यूटिकल हो गया। इनके भविष्य में आगे विकास होने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इनको बोला जाता है सनराइज क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर की। हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर है 3 नए आपराधिक कानून जो थे उनको 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। देखिए, 1 जुलाई 2024 को भारत में जो पुराने कानून थे उनको प्रतिस्थापित करके 3 नए कानून लागू किए गए, ताकि जो भारत के नागरिक हैं उनको सरल, किफायती, सुलभ और पारदर्शी तरीके से न्याय प्रदान किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से जो 3 कानून हैं उनको प्रतिस्थापित किया गया था। तो पहला था भारतीय दंड संहिता, आईपीसी 1860 में जो बनाई गई थी, उसको प्रतिस्थापित करके लाया गया था भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, एक अगला था दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी, जो कि 1973 में बनाया गया था। उसकी जगह भारत में लाया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। एक था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि 1872 का था, उसको प्रतिस्थापित करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया गया। तो 3 कानून जो पुराने थे उनको प्रतिस्थापित किया, ताकि जो देश की न्याय प्रणाली है उसको सरल, सुलभ और किफायती बनाया जा सके। आगे हम लोग बात करते हैं कि पिछले 1 सालों में जो ये नए कानून लागू हुए, इनके तहत क्या क्या महत्वपूर्ण सुधार देखे गए या कौन कौन सी पहले लागू की गए। तो देखिए, ये हुआ कि प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए न्याय प्रणाली को उन्नत करने का प्रयास किया गया, या फिर प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए लोगों को न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया। जैसे कि ई साक्ष्य हो गया या ई समन्स हो गया। ई साक्ष्य, कोई भी साक्ष्य उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप हो गया, या किसी को समन भेजना है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज सकते हैं। तो ई साक्ष्य और ई समन लागू किया गया। ये कुछ राज्यों में लागू किया गया। न्याय श्रुति, यानी कि अगर किसी को गवाही देने के लिए बुलाना है तो उसको ऑनलाइन माध्यम से बुला सकते हैं। न्याय श्रुति ये लगभग 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसमें लागू किया गया। एक जो इसमें अगला जो सुधार प्रौद्योगिकी आधारित किया गया वो ये है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS नेटवर्क जो है उसकी स्थापना की गई। और इसके तहत क्या है कि लगभग 14,000 पुलिस स्टेशन हो गए या फिर 22,000 अदालतें हो गई, ये इनको ऑनलाइन किया गया। ठीक है, अगला हम लोग अगर बात करें तो क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण किया गया, ताकि जो न्याय प्रणाली है उसको अधिक सक्षम बनाया जा सके। अगला अगर हम लोग बात करें तो और क्या था इसमें, इसमें जैसे कि अब कुछ सुधार तो हुए, परंतु वर्तमान में भी भारतीय न्याय प्रणाली में कुछ चुनौतियां हैं ये कानून लागू करने के बाद भी। तो वो चुनौतियां क्या है उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं कि अभी भी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन हैं या अदालतें हैं जिनमें अभी तक आधारभूत डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो नहीं है। अगला अगर हम लोग बात करें BNSS के बारे में हम लोगों ने बात किया था अभी। तो BNSS ये समय सीमा तय करता है कि न्याय कब मिलेगा, परंतु जो इसका प्रवर्तन है या जो इसका एनफोर्समेंट हो रहा है वो बहुत कम है। इसका एनफोर्समेंट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि भारत में पुलिस हो गया या फिर जो न्यायपालिका हो गई जिला स्तर पे, उनके जो कर्मचारी है या फिर जो वहां पे ऑफिसर्स काम करते हैं, न्यायाधीश काम करते हैं, उनके पद रिक्त हैं। जैसे कि एक आंकड़ा दिया हुआ है कि पुलिस और जिला स्तर पर न्यायपालिका में लगभग 22% जो पद है वो रिक्त है, खाली है। तो कैसे समय पर लोगों को न्याय प्रदान किया जा सकेगा। ठीक है, अगला है कि BNSS और BSA, जैसे कि वही जो कानून है उनका शॉर्ट फॉर्म है। तो उसमें बात की गई है कि जो भारतीय न्याय प्रणाली है उसमें फॉरेंसिक जो है उस पे जोर दिया जाएगा, या फॉरेंसिक जो साक्ष्य उनको मान्यता प्रदान की जाएगी। परंतु फॉरेंसिक जांच किस प्रकार से की जाए, हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है। इसमें ऐसा एक आंकड़ा दिया गया है कि प्रशासनिक स्टाफ जो है फॉरेंसिक को जो दिखता है उसमें लगभग 47% और वैज्ञानिक स्टाफ जो है उसमें लगभग 49% जो है पोस्ट जो है वो खाली है। तो
तो फॉरेंसिक जांच भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। ठीक है, अगला हम लोग अगर बात करें कि इन कानूनों को जो लागू किया गया उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए। शॉर्ट में थोड़ा सा देखते हैं प्रावधान क्या क्या थे। देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रावधान तो ये था एफआईआर दर्ज करने के बारे में। एफआईआर दर्ज करने के बारे में ये प्रावधान ये था कि पहले ये हुआ करता था कि जिस एरिया में घटना घटी है उसी एरिया में एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते थे, परंतु अब ऐसा है कि एफआईआर जो है वो देश में कहीं भी रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। अगला ये है कि जो महिला और बच्चों हैं उनके खिलाफ कुछ अपराध जो है उसमें मृत्यु दंड की सजा तक का प्रावधान किया गया है, ताकि उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी लाई जा सके। नए अपराधों को शामिल किया गया है, कुछ नए अपराध शामिल, आतंकवादी घटनाओं के अतिरिक्त कुछ नए अपराध शामिल किए गए ताकि जो देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनसे निपटा जा सके। मॉब लिंचिंग और स्नैचिंग के लिए कोई विशेष कानून भारत में नहीं था, तो उसके भी प्रावधान इन 3 नए कानूनों में शामिल किए गए। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे जो कि हमने देखे 3 नए कानूनों के। बात करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर की। अगली महत्वपूर्ण खबर है हमारी राष्ट्रीय खेल नीति 2025। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जो है उसको 2001 की जो राष्ट्रीय खेल नीति है उसके स्थान पर लाया गया है, और इस नीति का उद्देश्य ये है कि राष्ट्र का जो समग्र विकास है भारत का, उसके लिए जो खेलों की जो क्षमता है उसका पूर्णतः उपयोग करना। ठीक है, तो साथ ही साथ में एक फैक्ट और ये भी है कि जो ये खेल नीति है, भारत की प्रथम खेल नीति जो है वो लागू की गई थी 1984। ठीक है, अब हम इस खेल नीति के कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ है, 5 स्तंभ है, उनके बारे में बात करते हैं कि इस खेल नीति में किन किन चीजों के बारे में चर्चा की गई है। तो पहला इसका महत्वपूर्ण स्तंभ है वैश्विक स्तर पर भारत को खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करनी है, उसके लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो इसके लिए हम लोग कैसे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं कि जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक जो खेल संरचना है भारत की या खेल कार्यक्रम है उनको मजबूत करना है। ठीक है, आर्थिक विकास करना है। आर्थिक विकास कैसे शामिल होगा कि जैसे खेल पर्यटन हो गया, भारत में अगर कोई जैसे कि इंटरनेशनल गेम हो रहा है तो बाहर के जो पर्यटन है वो भी देखने आएंगे, पर्यटक वो भी देखने आएंगे, तो खेल पर्यटन को बढ़ावा देना, या फिर खेल के क्षेत्र में जो स्टार्टअप काम कर रहे हैं या फिर जो उद्यमी काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना, ताकि खेल के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का इसमें कैसे प्रावधान किया गया कि जो महिलाएं हैं या फिर समाज के जो कमजोर तबके हैं उनको भागीदारी देना खेलों में, ताकि एक सामाजिक समावेशन है उसको सुनिश्चित किया जा सके। अगला अगर हम लोग बात करें इसमें क्या स्तंभ है इसका, तो जो खेल है उसको एक तरह से जन आंदोलन बनाना है। जन आंदोलन कैसे बनाना है कि जो आम जन है उसकी भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना है, और खेल सुविधाएं जो है उसकी जो पहुंच है वो निचले स्तर तक भी सुनिश्चित करनी है। ठीक है, और इस जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 है उसको जो भारत की शिक्षा नीति है 2020 की, उसके साथ भी इसका एकीकरण किया गया है। उसका एकीकरण किस तरह से किया गया है कि जो स्कूल के जो पाठ्यक्रम है उसमें खेल से संबंधित बातों को शामिल किया जाएगा, साथ ही साथ में जो शिक्षक होंगे उनको भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये भारत की जो नई खेल नीति है उसके 5 प्रमुख स्तंभ हमने देखे। अब हम लोग बात करते हैं कि इस खेल नीति के तहत रणनीतिक इसका फ्रेमवर्क क्या होगा, मतलब ये खेल नीति लागू किस तरह से होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, गवर्नेंस मतलब खेल नीति को लागू करने के लिए खेलों की जो गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देना है, तो क्या करना है, एक तो सुदृढ़ कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऐसी मजबूत विनियामक संस्थाएं होने चाहिए जो कि खेल गवर्नेंस को पूर्णतः और अच्छी तरह से लागू कर सके। अगला इसमें है कि निजी क्षेत्र जो है उसको खेल के क्षेत्र में भागीदारी करने के लिए उसको वित्त पोषण प्रदान करना है या फिर सहायता, मतलब एक तरह से ये है कि जो निजी क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना है कि वो खेल के क्षेत्र में आए। वो दे सकते हैं पब्लिक पीपीपी के माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, या फिर जो कंपनी है वो सीएसआर के माध्यम से भी खेल में भागीदारी कर सकती है, स्पॉन्सर कर सकती है। ठीक है, अगला इसमें क्या है कि जैसे कि एआई और डेटा एनालिटिक्स को यूज करना है ताकि प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि भारत और जो खेल है उनका एक तरह से ढांचा क्या है। तो खेलों की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य सूची का जो विषय है उसके अंतर्गत खेल शामिल है, और मंत्रालय है
केंद्रीय स्तर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जो है वो भारत में खेल सुविधाओं या फिर खेलों से संबंधित गवर्नेंस को देखता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग है, एक तो है युवा कार्यक्रम विभाग और एक खेल विभाग। दो विभागों के तहत यह मंत्रालय काम करता है। प्रमुख निकायों की अगर बात करें जो कि खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत में विकसित किए गए, वो है भारतीय खेल प्राधिकरण या फिर इसको साई बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। 1984 में कैसे की गई थी? क्योंकि 1984 में ही भारत की प्रथम खेल नीति आई थी, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला जो है कि कुछ सरकारी योजनाएं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि भारत खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, जैसे कि टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम है, 2014 में लॉन्च की गई थी। खेलो इंडिया स्कीम है जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी। फिट इंडिया मूवमेंट है जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, अब इस खेल नीति जो हमने अभी चर्चा करी जिसके प्रावधानों के बारे में, अगर उसका महत्व देखें तो क्या हुआ? देखिए, महत्व सिंपल सा है। खेलों के माध्यम से भारत की जो सॉफ्ट पावर है या जो भारत की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है उनको मजबूत करना है। अगला यह है कि भारत को खेल के लिए एक वैश्विक महाशक्ति या एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। और 2036 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसकी जो दावेदारी है वो मजबूत करना है। दावेदारी मतलब ये कि वो जो ओलंपिक खेल है वो भारत में हो जाए, ऐसी हमें कोशिश करनी है, इस नीति में बताया गया है। और भारत का जो जनसांख्यिकीय लाभांश है उसका फायदा उठाना, ये इस खेल नीति का महत्व रहेगा या फिर इसमें अचीव किया जाएगा आगे जाकर। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। तो पहली हमारी खबर है, इसमें पहली हमारी जो खबर है वो है कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क जो है उसके बारे में जो दूरसंचार विभाग है उसने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये जो कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क है ये क्या होता है? ये एक तरह से स्थलीय वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क होता है जो कि एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करता है और सिर्फ निजी उपयोग जो है या फिर उपभोग जो है उसके लिए स्थापित किया जाता है। कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, इसका नाम देखिए कि नॉन पब्लिक यानी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, ये निजी उपयोग के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और ये सार्वजनिक मोबाइल नेटवर्क जो है उससे अलग होता है क्योंकि जो हमें टेलीकॉम कंपनियां प्रदान करती है, टेलीकॉम कंपनी का जो नेटवर्क होता है वो सभी के लिए उपलब्ध होता है, परंतु जो कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क है वो कुछ निजी संस्थाओं के लिए ही उपलब्ध होता है जो कि उसको विकसित करती है, सामान्य जनता के लिए नहीं उपलब्ध होता है। हमें इतना इसके बारे में जानना है। तो इसका महत्व क्या होगा? देखिए, इसका महत्व यही है कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी या संस्था है जो कि अपनी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं उनको पूरा करनी चाह रही है तो वो कुछ दिशा निर्देशों के तहत काम कर सके, ऐसा दूरसंचार मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश जारी करे। ठीक है, ये हमारी खबर थी। तो इसमें मुख्य बात यही है कि कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क क्या होता है वो हमें जानना है। अगला हम लोग बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण खबर है हमारी उसकी, वो ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, देखिए इसमें एक न्यूज ही आई है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो जारी किए हैं उसमें एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो क्या होते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं एक नेगोशिएबल मनी मार्केट के साधन होते हैं जो कि किसी बैंक या फिर पात्र वित्तीय संस्थान जो होता है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं, एक निर्धारित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और जो जमा राशि होती है उसके विरुद्ध डीमेट के रूप में जारी किया जाता है। मतलब एक नेगोशिएबल मार्केट साधन है जो कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के द्वारा जारी किया जाएगा एक निर्धारित समय अवधि के लिए, जो जमा राशि है उसके विरुद्ध डीमेट के रूप में। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की वो ये है कि इससे फेस वैल्यू जो है उससे कम मूल्य पर जारी किया जाता है। जारी करने वाले संस्थान कौन होंगे? तो जारी करने वाले संस्थानों के बारे में आरबीआई ने बताया हुआ है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होंगे। हालांकि इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और जो स्थानीय क्षेत्रीय बैंक है वो शामिल नहीं है, या फिर कुछ वित्तीय संस्थान इसमें शामिल होंगे जो कि आरबीआई जिनको प्रमाणित करेगा, जिन्हें जारी किया जा सकता है। मतलब किनको जारी किया जा सकता है? देखिए, ये इंडिविजुअल यानी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, किसी कॉर्पोरेशन को या फिर किसी कंपनी को, ट्रस्ट, फंड, एसोसिएशन, सभी को जारी किया जा सकता है।
अनिवासी भारतीय जो एनआरआई है उनको भी जारी किया जा सकता है। और इसे संबंधित दिशा निर्देश कौन बनाता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से संबंधित तो भारत का आरबीआई बनाता है। ये हमारी न्यूज थी। अगली अगर बात करें जो न्यूज है उसके बारे में, तो क्वेड के जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो हाल ही में वॉशिंगटन में हुई है। क्वेड के बारे में अगर बात करें तो क्वेड जो है एक अनौपचारिक संगठन है। किसका? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का। तो हाल ही में इसकी विदेश मंत्रियों की बैठक वॉशिंगटन में संपन्न हुई। उसमें यह बात की गई खुला, स्वतंत्र और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसको समर्थन प्रदान किया गया। साथ में वहां पे ये बोला गया कि जो हम क्वेड में जो एक कार्यसूची होगी जिनके बारे में हम लोगों को काम करना है उसकी बात की गई। तो वो बोला गया कि हम समुद्री पार जो सुरक्षा है उसके क्षेत्र में काम करेंगे, सहयोग करेंगे। आर्थिक समृद्धि, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला है, इन क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे। आतंकवाद जो है उसके सभी रूपों की इन लोगों ने घोर या फिर कड़ी निंदा करी है। अभी जो बैठक हुई उसमें खास करके जो भारत में पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसके बारे में। और एक जो बात बताई गई है इसमें वो ये बताई गई इस बैठक में कि क्षेत्रीय वार्ता जो मंच है, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर जो वार्ता के मंच है जैसे कि आसियान हो गया, उनको भी समर्थन प्रदान किया गया कि वो क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए या विकसित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये हमने जाना कि क्वेड और क्वेड के विदेश मंत्री की जो बैठक हुई थी उसमें क्या बात निकल के आई है। क्वेड के बारे में लोग जान चुके हैं। अब अगला बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A के बारे में। देखिए प्रोजेक्ट 17A क्या है? सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो भारत का सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा था इंडियन नेवी के लिए, उसका नाम था प्रोजेक्ट 17। तो उसका एक अगला चरण है। तो प्रोजेक्ट 17 में क्या बात करी जा रही थी? प्रोजेक्ट 17 में कुछ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे थे। फ्रिगेट्स क्या होते हैं? फ्रिगेट्स देखिए एक बहुभूमिका वाला युद्धपोत होता है। एक युद्धपोत होता है जो बहुत सारी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाए जा रहे थे। तो और उन्नत जो फ्रिगेट्स हैं जिसमें और अत्यधिक तकनीकें होंगी, जैसे बेहतर स्टील्थ और अत्याधुनिक हथियार जिसमें लगे होंगे, उनका विकास किया जा रहा है प्रोजेक्ट 17A के तहत। तो हाल ही में जो एक सेकंड फ्रिगेट जो लॉन्च किया गया वो है INS उदयगिरी। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्रोजेक्ट 17A क्या है? फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है इंडियन नेवी के लिए, और ये प्रोजेक्ट 17 जो है उसका अगला चरण है। अगला हमारी महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात करते हैं। देखिए अगली महत्वपूर्ण खबर के बारे में जानने का यह है कि एक ऑपरेशन मेलन जो है वो, तो ऑपरेशन मेलन क्या है? देखिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन मेलन। और उन्होंने क्या किया कि डार्क नेट के जरिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की तस्करी की जाती थी उसको इन लोगों ने पकड़ा है, और उसको जो नाम दिया गया उसको बोला गया ऑपरेशन मेलन। तो हमें बस इतना इसमें ध्यान रखना है कि ऑपरेशन मेलन क्या है? ड्रग्स के अंतरराष्ट्रीय तस्करी के लिए जो डार्क नेट का उपयोग किया जा रहा था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसका ऑपरेशन मेलन के तहत भांडाफोड़ किया। एक बात और इसमें और जो ध्यान रखने की है वो ये है कि हेल्यूसिनोजेन क्या है? कि हेल्यूसिनोजेन जो है एक तरह से साइको एक्टिव पदार्थ होता है जिसको अगर आप लेते हो किसी भी प्रकार से तो आपके देखने की, सुनने की, चखने की या जो सारी क्षमताएं हैं महसूस करने की, वो या तो कम हो जाती है या बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। ठीक है, एक चीज और इसमें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि टेल्स ओएस क्या है? टेल्स ओएस क्या है? तो टेल्स ओएस नाम से जो दिख रहा है वो ये है कि एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी टेल्स एएस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करके ये डार्कनेट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स का जो रैकेट चल रहा था वो था। तो हमें 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी। ऑपरेशन मेलन जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स चल रहा था उसका भांडाफोड़ किया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, हेल्यूसिनोजेन और टेल्स ओएस। ठीक, अगला एक कंपनी के बारे में न्यूज है। कंपनी है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के बारे में। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड क्या है इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए 2011 में स्थापित एक कंपनी है, और 2011 में जो राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया था उसके क्रियान्वयन के लिए इस कंपनी को स्थापित किया गया था। और भारत सरकार का जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है
उसके तहत एक नवरत्न कंपनी है ये, ठीक है। और ये किसके लिए नोडल एजेंसी, एक तरह से जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की जो परियोजनाएं चल रही होती है उनके लिए, ठीक है। एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो केंद्रीय विद्युत नियामक जो आयोग है उसके अधीन श्रेणी वन विद्युत व्यापार लाइसेंसधारी के रूप में कार्य करता है। मतलब ये है कि जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है भारत सरकार का, उसके तहत इसको एक तरह से श्रेणी वन का मान्यता दी गई है जो कि विद्युत का व्यापार करती है। मतलब ये जो कंपनी है ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का व्यापार करती है, खरीद समझौते करती है, इत्यादि करती है, ठीक है। इसके तहत एक तरह से कुछ विशेष प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। क्या ये क्रियान्वयन कर रही है? तो क्रियान्वयन कर रही है जैसे कि द्वीपों को हरित बनाना, जो भारत की जो द्वीप है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उनको हरित बनाना। मतलब हरित बनाना ऐसा मतलब कि पेड़ लगाना, वहां पे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करना, ठीक है। और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है जैसे कि लद्दाख, वहां पे भी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना करना ताकि वो जो क्षेत्र है वो उनमें विद्युत की आपूर्ति की जा सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। तो हमने ये जाना भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड कंपनी के बारे में, ठीक है। अगला हमारी जो न्यूज है वो है टर्बियम के बारे में। देखिए टर्बियम का ये कि भारतीय विज्ञान संस्थान जो है IISc, उसने लीवर कैंसर की पहचान के लिए टर्बियम का उपयोग करके एक तरह से एक पेपर सेंसर बनाया है। अब वो पेपर सेंसर क्या करता है कि जो बीटा ग्लूकोरोनिडेज जो है उसको पहचानता है, एक प्रकार का ये एंजाइम है, इसको पहचानता है, इसकी पता लगाता है टर्बियम, है ना। अगर जैसे इसकी उपस्थिति होती है तो टर्बियम का जो सेंसर होता है वो हरी चमक छोड़ता है, तो इससे पता लग जाता है कि हाँ ये एंजाइम इस जगह पे उपस्थित है। और ये जो एंजाइम है ये लीवर कैंसर के लिए काम करता है कि हाँ अगर ये एंजाइम उपस्थित है किसी जगह पे तो हो सकता है कि वहां पे लीवर कैंसर की संभावना रहती है। अब टर्बियम के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो टर्बियम क्या है? देखिए टर्बियम एक रेयर अर्थ मेटल है लेंथेनाइट समूह का, जो कि आवर्त सारणी में होता है ना। और इसकी अगर बात करें इसका स्वरूप कैसा है तो नरम और चांदी जैसी चमक वाला है ये। और इसकी कहां से इसको प्राप्त किया जा सकता है तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ खनिज है जैसे कि मोनोजाइट, बेस्टेनेसाइट खनिजों से इसको प्राप्त किया जा सकता है। एक और दिया गया है जिससे भी इसको प्राप्त किया जा सकता है वो है यूक्सेनाइट, ठीक है। इसके अनुप्रयोग बहुत सारी जगह किए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ ठोस अवस्था वाले उपकरण बना सकते हैं, कम ऊर्जा वाले बल्ब या फिर मरकरी लैंप में इसका उपयोग किया जा सकता है, मेडिकल एक्सरे में सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, या फिर लेजर उपकरणों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमने जाना टर्बियम और जो पेपर सेंसर विकसित हुआ उसके बारे में। अब हमारी एक जो न्यूज है वो है मड वोल्केनो के बारे में। देखिए मड वोल्केनो क्या है, हाल ही में जो ताइवान है वहां पे एक मड वोल्केनो है, उसका विस्फोट हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज में मड वोल्केनो। तो देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण जिस प्रकार से वोल्केनो का होता है उसी प्रकार से होता है। वोल्केनो में यही होता है कि एक परत दूसरी परत के नीचे चली जाती है, यहाँ जाके पिघलती है और फिर यहाँ से वोल्केनो निकलता है। तो सबडक्शन जोन जो होता है वहीं पे अपसारी बिंदु होते हैं, फिर वहां से मैग्मा बाहर निकल के आता है, तो मड वोल्केनो एक तरह से उसका निर्माण होता है। ये तो हो गया प्राकृतिक कारण, परंतु मानव जनित कारणों से भी हो सकता है। देखिए ये तो हो गया एक तरह से टेक्टोनिक कारण, और इसका प्राकृतिक रूप से या फिर मानव जनित गतिविधियों से भी हो सकता है, जैसे कि खनन हो गया या गैस की ड्रिलिंग हो गई, उसके माध्यम से भी इसका निर्माण हो सकता है। इसके आकार की बात करें तो ये आकार या पहाड़ी के आकार का या फिर टीले के आकार का हो सकता है। विस्फोट की अगर बात करें तो देखिए या तो टेक्टोनिक गतिविधियां हो रही हो या फिर बड़ी नदी का जो डेल्टा होता है उस डेल्टा में अगर गाद या रेत का दबाव बहुत ज्यादा अधिक अगर हो जाए तो उसकी वजह से भी ये मड वोल्केनो जो है इसका विस्फोट हो सकता है। देखिए पारंपरिक ज्वालामुखी से भिन्न इसलिए इसको मड वोल्केनो को बोला जाता है क्योंकि इसमें लावा या राख जो होता है वो एक प्रकार से नहीं निकलती, ठीक है। तो ये हमने जाना मड वोल्केनो के बारे में जिसका विस्फोट ताइवान में हुआ था। अब हम लोग जानते हैं जो हमारा सुर्खियों में एक स्थल रहा है थाईलैंड, उसके बारे में। तो देखिए थाईलैंड के सबसे पहली बात तो यही है कि थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक।
ठीक है। और थाईलैंड की अवस्थिति के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये न्यूज में क्यों, न्यूज में देखिए थाईलैंड इसलिए है कि जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री है उन्होंने कुछ नैतिकता का उल्लंघन किया। इसके लिए जो थाईलैंड का सुप्रीम कोर्ट है, एक तरह से संवैधानिक अदालत जो है, उसने उनको निलंबित कर दिया है थाईलैंड के प्रधानमंत्री को, इसलिए थाईलैंड न्यूज में आया है। अब थाईलैंड की अगर अवस्थिति की बात करें स्थलीय सीमा के बारे में, तो ये कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया और मलेशिया हो गया। इन 4 देशों से घिरा हुआ है। अगर इसकी समुद्री सीमाओं के बारे में बात करें तो समुद्री सीमा है थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर, इसकी 2 समुद्री सीमाएं लगती है, एक तो थाईलैंड की सारी खाड़ी से और एक अंडमान सागर से, ठीक है। भौगोलिक विशेषताओं के बारे में अगर बात करें थाईलैंड की तो क्या है, देखिए जो मध्य थाईलैंड है उसको बोला जाता है एशिया का धान कटोरा, मतलब वहां पे चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको एशिया का धान कटोरा बोला जाता है। और इसके बारे में बात करें तो एक IMT जो ट्राइलेटरल राजमार्ग है उसको बनाया जा रहा है भारत, म्यांमार और थाईलैंड को लेके। ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान रख लीजिए, जनरली ये तो IR में आता है। मैकोंग नदी जो है वो लाओस और थाईलैंड के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है एक तरह से मैकोंग नदी। मैकोंग नदी के बाद में अगर और बात करें तो एक गोल्डन ट्राइंगल जो है, गोल्डन ट्राइंगल में 3 देश शामिल है, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। यहाँ पे ये भी बदनाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स की तस्करी बहुत ज्यादा करी जाती है, ठीक है। भारत ने तो जो गोल्डन ट्राइंगल है उसका नाम बदलकर डेथ ट्राइंगल रख दिया, ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड की खूबी के बारे में, तो प्राकृतिक रबड़ जो है उसका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई देश है तो वो आपका थाईलैंड है। एक और इसमें एक खबर दी गई है, वो ये है क्राइस्टुमुस जो कि दक्षिणी थाईलैंड में स्थित है। क्राइस्टुमुस क्या है कि क्राइस्टुमुस के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि जो मलक्का जल डमरू मध्य है उसका एक तरह से ये संभावित विकल्प बन सकता है, जो कि दक्षिणी थाईलैंड में स्थित है, उसका नाम है क्राइस्टुमुस। तो आज हमने 2 जुलाई की जो महत्वपूर्ण खबरें थी और अन्य सुर्खियां थी उनके बारे में विस्तार से चर्चा करी है। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रश्नोत्तर आएंगे, उनको आप हल कीजिए और उनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ अगले सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।